हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए बी क्रैकिंग मंत्रा। जैसे कि हमारी ये सीरीज चालू है प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चंस की, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिलहाल देखेंगे 2014 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, मतलब उसका एक डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो एक पहला स्टेटमेंट है, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। मतलब स्टेट के इंटरेस्ट में इंडिविजुअल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, या फिर उल्टा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं अथॉरिटी अथॉरिटी पे इंटरेस्ट ऑफ लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाने के लिए। तो इसका आंसर आप पॉज कीजिए और बताइए। तो इसका आंसर है बी ओनली, टू ओनली, क्योंकि इंडिविजुअल पे लगाए नहीं जा सकते, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी पे। उल्टा स्टेट पे, स्टेट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को थोड़ा फ्री रखने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपीएससी के वीडियो में भी बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। तो प्रीलिम 2020 में ये क्वेश्चन था, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। तो उसका आंसर यही था कि उसके लिमिटेड पावर्स रहने चाहिए गवर्नमेंट्स के लिए। तो इसके अभी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा सुप्रीम है, सभी के ऊपर है, रहता है। पार्लियामेंट के भी ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट सुप्रीम ही है, उसके ऊपर कोई नहीं रह सकता एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन एक लेजिटिमेट लेजिटिमेट वे है ग्रांट करने के लिए, जो कि लिमिटेड पावर्स रहनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए काफी सारे पावर्स होते हैं और उनका मिसयूज बहुत ज्यादा होना तय रहता है। तो इसलिए उनके लिए लिमिटेड पावर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा जाए, इसलिए लिमिट पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statements. The President shall make rules for more convenient transaction of the business of the Government of India and for the allocation among ministers of the said business. मतलब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रूल्स ऐसे बनाने चाहिए जो कि कन्वीनियंट रहे, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मिनिस्टर्स में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो किसके नेम पे होते, तो प्राइम मिनिस्टर के। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आप पॉज कीजिए और बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इसका आंसर है वन ओनली, क्योंकि ये सही है स्टेटमेंट। पर ये एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने हैं तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं होते, वो कि प्रेसिडेंट के ऊपर होते। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वही एक्सप्लेनेशन जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस कभी भी प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं, तो इसलिए आंसर वन ओनली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द। मतलब जो प्रमोशन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का, वो किसके अंडर आता है। तो प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड नाइन्थ शेड्यूल। तो पॉज कीजिए और बताइए आंसर। तो इसका आंसर है डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 51 में इसमें पूरा स्टेट किया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोशन करना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 51 थ्रू ये एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बोला गया है डीपीएसपी में। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है कि जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन रहने चाहिए अदर नेशंस के साथ। फिर एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के प्रति और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस में। और इनकरेज करना चाहिए जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके सेटलिंग में बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब जो भी पार्टीज डिस्प्यूटेड है दोनों पार्टीज में, तो वो आपस में ही समझौता करके वो सॉल्व कर लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। मतलब एक रिपोर्ट सेंड करना प्रेसिडेंट को कि बाबा हमारे इधर प्रेसिडेंट रूल लगाना है। फिर सेकंड, अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुछ बिल्स रिजर्व करके रखना और प्रेसिडेंट को कंसिडर करना। फोर्थ, मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब रूल्स बनाने का इन शॉर्ट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। इसका आंसर है बी 1 और 3, मतलब ये और ये। बाकी डिस्क्रिशनरी पावर्स में नहीं आता है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब एक उसके मर्जी पर रहता है,
गवर्नर की मर्जी रहेगी उन्हें करना है या नहीं, उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं रहता, या फिर उन पे कोई इम्पोज नहीं कर सकते या भाई ये लॉ करना है ये नहीं करना है। तो ये इनके ऊपर रहता है, अगर गवर्नर को लगा ये रिपोर्ट भेजना है प्रेसिडेंट रूल को, तो अगर स्टेट में इंस्टेबिलिटी रहेगी, कोई हाउस प्रेजेंट नहीं है, तो तब प्रेसिडेंट रूल के लिए इम्पोज करने के लिए और रिपोर्ट भेज सकते हैं, उनकी मर्जी पे रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आंसर है बी, 1 and 3 ओनली। तो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन से होते हैं, जब मैंने बताया आपको कि कोई पार्टी को कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, और फिर गवर्नर का डिस्क्रिशन रहता है कि वो कैंडिडेट को चूज करे एज अ चीफ मिनिस्टर, जो कि मेजोरिटी कोलिशन एज सुन एज बनाए। फिर बाद में इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि मैंने बताया। फिर बाद में जो भी रिपोर्ट्स है ऑन देयर ओन टू द प्रेसिडेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब कोई भी रिपोर्ट जो स्टेट्स के रिगार्डिंग रहेगी वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर विथहोल्ड देयर असेंट टू अ बिल एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, मतलब कोई भी बिल अगर उनको अगर देना नहीं है, उसका असेंट भी देनी नहीं है, तो वो बिल रिजर्व करके रखते हैं और वो प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईजर आर द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है आईएएस में, मतलब एक डायरेक्ट पीएम के अंडर ही आते हैं वो, और जो भी मेजर पॉलिसी मेकिंग है तो इनके अंडर ही होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट के। तो इनके फंक्शंस क्या क्या है वही पूछे गए। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, मतलब कैबिनेट मीटिंग्स का पूरा प्रिपरेशन करना। फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, मतलब एक असिस्टेंस देना कैबिनेट कमिटीज को। फिर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर्स, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो मिनिस्टर्स के लिए पहुंचाना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो आप एलिमिनेशन थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे कि 3 तो नहीं रह सकता क्योंकि फाइनेंशियल अलोकेशन इनका काम नहीं रह सकता, ये तो दूसरे बॉडीज करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों करेंगे। तो 3 अगर नहीं है तो फिर ये दोनों में आंसर है। अभी ये दोनों देखिए थोड़ी जनरल स्टेटमेंट से दिख रही, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स हो सकता है, और सेक्रेटरी असिस्टेंट टू द कैबिनेट कमिटीज ये भी हो सकता है, तो आंसर है C1 and 2। जो भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली कोशिश कीजिए कि वो सही होने चाहिए। अपने को हमें तो पता नहीं है कि क्या हो सकते, पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि बाबा ये तो नहीं हो सकता, एक जनरली लॉजिकली अगर सोचा जाए कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है पूरा मैंने कैबिनेट सेक्रेटरीट के वेबसाइट पे जाके उनके फंक्शंस के अंडर पूरा ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेलली देखते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि कैबिनेट सेक्रेटरी है जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं सेक्रेटेरिएट की वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो कि एक और एक उनका काम होता है कि जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, जो भी आईएएस वगैरह एग्जाम्स होते हैं उनके सिविल सर्विस बोर्ड के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। अपना ये क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, जैसे कि जो भी बिजनेस एलोकेटेड दिया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी को, वो रूल्स के अंडर 1961 के इंक्लूड करते हैं क्या क्या। तो सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज जो कि आंसर था, और रूल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, और एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो संभाले पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जो स्मूथ ट्रांजैक्शन रहना चाहिए जैसे कि बिजनेस होता है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में। और बहुत सारे इनके फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, आयरनिंग आउट डिफरेंसेस अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इवॉल्विंग consensus through the instrumentality of the standing ad hoc committees of secretaries, management of major crisis situation in the country and coordinating activities of various ministries in such a situation is also one of the functions of the cabinet secretariat। मतलब इन शॉर्ट सभी काम करते हैं ये, कुछ भी अगर कुछ भी मेजर क्राइसिस आ गए, या फिर कुछ मिनिस्ट्रीज में कुछ आइनिंग आउट हो गया, मतलब कुछ मतभेद हो गया, तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको साथ लेके चलना, तो इनका यही काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग इन इंडिया, मतलब प्लानिंग के अंडर क्या क्या आ सकता है। तो फाइनेंस कमीशन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, पार्लियामेंट है, क्या क्या आ सकता है प्लानिंग के अंडर। तो सोचिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर 2 and 5 भी है। प्लानिंग कौन करता है, तो सिर्फ पार्लियामेंट और एनडीसी। एनडीसी तो पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर था, तो फिलहाल तो अभी बंद हो गया है वो, तो अभी इसके बारे में पूछने के चांसेस बहुत कम है। पर इसका आंसर है C 2 and 5 ओनली। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। एक्सप्लेनेशन तो नहीं रहेगा, फिर भी आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। लार्जेस्ट इन द सेंस बड़ा बिल्डिंग वगैरह नहीं,
लार्जेस्ट, ज्यादा मेंबर्स वाले, तो कौन सी है? कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, एस्टिमेट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स या पिटिशन वाली? पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है बी, द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते, इसमें 22 होते, 15, 7, मतलब ये लोकसभा के, ये राज्यसभा के, ये सिर्फ लोकसभा के, ऐसा पूरा टेबल था, वो आप देख लीजिए। और उसके अंदर ही पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग किया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। जैसे कि वही बताया मैंने, 2000 पॉलिटी 2013 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैंने किया है, तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, वो पहली बात आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कई कई मेंशन नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। आप अब आपको लगेगा ओनली आया है, देखते हैं अभी। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है, ये क्वेश्चन है। तो इस दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आंसर है सी, बोथ 1 और 2। क्योंकि ये ये पूरा इंडियन इनोवेशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ये बिल। एक्चुअली ये बिल क्या है? तो इन शॉर्ट नो कॉन्फिडेंस, नाम से ही पता चलता है कॉन्फिडेंस है या नहीं। जो भी गवर्नमेंट है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, तो उनमें कॉन्फिडेंस है या नहीं। तो उसके अगेंस्ट अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट पूरा फॉलो हो जाएगी। और जो भी अपोजिशन है या जो भी कोalition में है वो गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इसमें क्राइटेरिया रहता है कि ये 50 मेंबर्स इनका सपोर्ट मिल गया। इनका सपोर्ट मिलने के बाद ये मोशन कैरी होता है, फिर हाउस डिबेट करता है और फिर वोट करता है। अगर मेजोरिटी मेंबर्स ने फेवर में दिया तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू वेकेट द ऑफिस, मतलब आप ऑफिस के बाहर हो जाइए कृपया करके। फिर आचार्य कृपलानी जो है, उन्होंने पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, जो कि अगस्त 1963 में हो गया था। जैसे कि तब साइनो इंडियन वॉर था, मतलब जो चाइना और इंडिया के बीच में वॉर था 1962 में, इसलिए 1963 में इन्होंने पास किया था कि गवर्नमेंट में है या नहीं कॉन्फिडेंस। तो अभी तक जुलाई 2019 तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुए हैं। सबसे ज्यादा फेस करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो है इंदिरा गांधी, सबसे ज्यादा मतलब 15। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, दोनों को 3 3 बार। फिर मोरारजी देसाई 2 बार, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और आपके अभी के करंट पीएम नरेंद्र मोदी, उनके बारे में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था। पर उनके अंडर पास भी किया, पर वो मेजोरिटी थी, इसलिए उन्हें कोई मतलब कॉन्फिडेंस था इनके गवर्नमेंट में, क्योंकि मेजोरिटी है। जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जो विप होता है, विप मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई मेंबर ने उनके अगेंस्ट किया तो उनको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये पूरा कंपलसरी होता है एक मिनिस्टर को कि वो सपोर्ट में ही, गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही वोट करे। तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हो रही है कि ये रहना चाहिए या नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए वो बात की बात है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? Anti-defection law जो भी है, anti-defection मतलब आयाराम गयाराम, वो बताता आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये शेड्यूल कौन से शेड्यूल में आता है? सेकेंड, फिफ्थ, एट, टेंथ। तो 10th शेड्यूल में आता है ये। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पास किया गया था 1985 में, जो कि 52nd अमेंडमेंट थी। और ये जो 10th शेड्यूल है ये इफेक्ट में आ गया था 1 मार्च 1985 से। ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता था और बाद में वो पार्टी छोड़ के फिर से तीसरे पार्टी में जाता था, तो ये आया राम गया राम ये बोल रहे थे। तो इसको स्टॉप करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। तो इसमें कौन से ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई होता है वो देखते हैं। इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली, मतलब कोई भी एक मेंबर, जो भी मिनिस्टर है, अगर ये पार्टी से आप खुद खुद ब खुद वॉलंटरीली गिव अप कर रहा है, बाबा मुझे ये नहीं करना, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर अगर किसी पॉलिटिशियन या मेंबर ने एब्सटेन किया वोटिंग से हाउस में, या फिर उसके अगेंस्ट, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, उसी पार्टी के अगेंस्ट ये किया, वोट किया, तो उसे इसी बेसिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
या फिर किसी मेंबर ने इंडिपेंडेंटली कोई भी इलेक्टेड जॉइंट्स पार्टी, जैसे कि ये बताया गया कि कोई भी मेंबर इंडिपेंडेंटली कौन सी भी अलग पार्टी को ज्वाइन करता है तो, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद। अगर 6 महीने के पहले ज्वाइन किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर 6 महीने के बाद किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर टू स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस और एंड हिज और हर डिसीजन इज फाइनल। मतलब जो भी डिफेक्शन का जो ग्राउंड रहेगा वो पूरा अथॉरिटी रहती है स्पीकर या चेयरमैन की। स्पीकर लोकसभा में रहते हैं और चेयरमैन राज्यसभा में रहते हैं, तो उनकी उनके ऊपर रहता है कि इन्हें डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। तो ये पूरी सुप्रीम अथॉरिटी रहती है, इनका डिसीजन फाइनल रहता है। और जो भी प्रोसीडिंग्स रहते हैं इन रिलेशन टू डिस्क्वालिफिकेशन में, ये अंडर दिस शेड्यूल प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज द केस। मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स रहेंगे वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में अंडर दिस शेड्यूल चलाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। मतलब जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनका जजेस इंक्रीज करना, तो ये किसकी पावर होती है? तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सीजीआई या लॉ कमीशन? तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंडर ही नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज किए जाते हैं। तो आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। मतलब जो भी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जो डिस्प्यूट डिसाइड करते हैं सेंटर और स्टेट्स के, वो कौन से जुरिस्डिक्शन में आता है वही पूछा है। एडवाइजरी, एपेलेट, ओरिजिनल या रिट? तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो ये आंसर आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें अलग अलग जुरिस्डिक्शन रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जैसे कि ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब क्या? कोर्ट इसकी पहली सुनवाई करेगा जो भी आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर रहता है, जैसे कि ये सेंटर स्टेट्स वाला, तो ये पहले पहले उनको सुनेगा। और बाकी ज्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं देगा, पर ये पहले केस सुनेगा। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही अथॉरिटी रहती है जो भी सुनवाई वगैरह रहेगी, और स्टेट्स कोर्ट्स के पास नहीं रहती है। मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है वो जुरिस्डिक्शन। अपीलेट मतलब अपील करना। कोर्ट कैन ओनली हियर अ केस ऑन अपील। अगर हाई कोर्ट ने अपील की बाबा ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तो ये अपील थ्रू ये ले सकते हैं। और मुझे आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने हैं इंडिया में, और जजेस कितने हैं फिलहाल के इसमें? और वैसे ही हाई कोर्ट्स कितने हैं और लेटेस्ट जजेस कितने हैं इसमें? और लेटेस्ट कितना, इसका नंबर कितना है, मतलब कितने हाई कोर्ट से? और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 से 147 के अंडर आता है, और पार्ट 5 रहता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस खत्म हो गए 2014 के, तो हम 2015 के भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो रहेगा 2013 का, तो वो भी देखिए, पार्ट सेकंड रहेगा। ये पार्ट वन भी उसके लिंक में डाला है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।